नमस्कार, मैं सरिता गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन पे। आज हम देखेंगे सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। ज़्यादातर बोला जाता है कि कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो सबसे पहले सी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सी को लॉजिक बिल्डिंग लैंग्वेज बोला जाता है कि आपके जो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट है वो आप सी से ज़्यादा क्लियर कर सकते हो। तो बाद में अगर आप पाइथन सीख रहे हो, PHP सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपके लिए मतलब इजी हो जाएगी। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हम लोग सी में कैसे प्रोग्राम करते हैं। मतलब अगर आप बिगिनर हो, प्रोग्रामिंग में नए हो, या तो आप स्टूडेंट हो जो अभी प्रोग्रामिंग की शुरुआत ही कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको सी का नॉलेज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हम कैसे सी का यूज़ करके बेसिक प्रोग्राम बना सकते हैं, कैसे हम हेडर फाइल्स ऐड करेंगे, कौन कौन से फंक्शन हम यूज़ करेंगे, कौन सी तरह की एरर किस पर्पस से आती है, वो सारा कुछ हम सीखेंगे। तो इसके लिए अभी हम यूज़ करेंगे टर्बो सी का बेनिफिट ये है कि अगर हम सी का कोड करते हैं तो भी उस पर कर सकते हैं और C++ का कोड भी हम उसी पे कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी मतलब और भी है आइडियली जिसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई VS कोड में करता है, सब लाइन में करता है, बट हम अभी यहाँ पे टर्बो सी से करेंगे। तो अभी मेरे पास ये टर्बो का स्क्रीन है। तो सबसे पहले तो हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम किस तरीके से करेंगे। तो मेरे पास अभी ये सी का स्क्रीन है। तो मैं क्या करूँगी, अभी फ़िलहाल तो स्क्रीन को बड़ा करना है तो हम कैसे करेंगे, यूज़र में जाके यहाँ पे मेरे पास पूरा ये आ जाएगा। तो मुझे स्क्रीन की साइज़ बदलनी है तो हम F5 करेंगे तो अभी बड़ा स्क्रीन मिल गया। सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर जैसे जैसे मैं आपको आगे बताती जाऊँगी आपको पता चलेगा कि ये हेडर फाइल मुझे सी में करनी क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी कर देती हूँ। मैंने कर दिया #include stdio.h studio.h, या तो हम उसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कुछ फंक्शन जो हम अब आगे यूज़ करेंगे जैसे कि printf है, scanf है, तो उसके लिए हेडर फाइल होना ज़रूरी है। अगर इसको हम नहीं यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो हमको वो फंक्शन की एरर शो करेगा। फिर सेकंड हेडर फाइल हमारे पास रहेगा #include conio.h। तो ये conio.h क्या रहेगा, कौन मतलब कंसोल, IO इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो इसमें भी कुछ फंक्शन हम यूज़ करेंगे जैसे CLR SCR है, getch है, तो इसलिए हमारा ये हेडर फाइल लगाना ज़रूरी है। फिर हम मेन मेथड लगाएंगे। कोई भी लैंग्वेज है, प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं तो हमारे पास जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो मेन से ही स्टार्ट होता है, तो हमारे पास मेन मेथड होना ज़रूरी है। तो जो भी मेथड का हम बॉडी लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेन मेथड लिखा हुआ है, उसको हम करली ब्रैकेट से ऑन करेंगे और उसको हम करली ब्रैकेट से ऑफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर रेडी कर लिया मेन का। तो ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बीच में हम मेन फंक्शन को लिखेंगे। अभी यहाँ तक अभी फिलहाल हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया है। अगर यहाँ पे हम इंट लिखते हैं तो इंट का मतलब इंटीजर, तो इंटीजर अगर लिया है हमने कोई भी फंक्शन को, फ्लोट लिया है, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अभी फिलहाल कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी पड़े इसलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं वॉइड मेन। तो अगर हम वॉइड लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। इतना क्लियर। अभी यहाँ पे उसके बाद आएगा CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं कि मुझे पुराना जो आउटपुट है उसकी जगह पे उस स्क्रीन को क्लियर करके अभी हम जब नया प्रोग्राम रन करते हैं तो स्क्रीन को क्लीन करके नया आउटपुट वहाँ पे लिखना है। और एक फंक्शन रहेगा getch जो यूज़र इनपुट मतलब यूज़र स्क्रीन के लिए हमको मतलब आउटपुट विंडो के लिए हमको ज़रूरत रहेगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। मतलब कोई भी हम सी का प्रोग्राम ले ले, अगर उसको हम टर्बो में लिखते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। अभी आज हम सबसे पहला बेसिक प्रोग्राम देखने जा रहे हैं कि हम 2 नंबर से इनपुट कैसे करेंगे। और हम प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं तो अगर कोई पर्टिकुलर तरीके से नहीं कराते, सिंटेक्स वाइज नहीं कराते, तो किस तरह की एरर हमको फेस करनी पड़ती है। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स हुआ कि इस तरीके से लिखते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स मतलब हमको किस तरीके से हमारे प्रोग्राम को लिखना है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स, कि किस वे में हम प्रोग्राम को लिखेंगे, कौन सा मतलब फॉर्मेट रहेगा।
तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 नंबर का एडिशन। तो पहले तो यहाँ पे हमको डेटा टाइप पता होनी चाहिए। अभी हमको क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब हमको कंपाइलर को बताना पड़ता है कि इस तरह के डेटा हमको यूज़ करने हैं। तो चले अभी हम वो भी समझ लेते हैं कि कौन से तरह के डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नोटपैड साथ में ओपन कर देती हूँ। मैंने नोटपैड ओपन किया। अभी हम यहाँ पे थोड़े से डेटा टाइप्स देख लेते हैं। तो डेटा टाइप्स हमारा क्या रहेगा, फ़ॉन्ट थोड़े बढ़ा देते हैं। फॉर्मेट सिलेक्ट किया मैंने, फॉर्मेट में गए, फ़ॉन्ट मैंने थोड़े से इंक्रीज कर दिए नोटपैड के। हाँ, अभी डेटा टाइप्स, कौन कौन सी तरह की डेटा टाइप्स सी में सपोर्ट की जाती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप, वैसे इसमें 2 तरह की डेटा टाइप होती है, प्रिमिटिव और डिराइव, बट फिलहाल हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे, जो प्राइमरी डेटा टाइप्स। तो किस तरीके से हम उसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले रहता है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर बोला जाता है %C। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कैरेक्टर यूज़ करते हैं तब हमको कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा, %C। मेमोरी में कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। और एग्जाम्पल हम लगाएंगे, सिंगल इन्वर्टेड कोमा जो है तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, मतलब सॉरी कैरेक्टर को हम किस तरीके से करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। जैसे हमने A डिक्लेयर कर दिया, C डिक्लेयर कर दिया, यूँ। अभी दूसरा डेटा टाइप हमारे पास रहता है इंटीजर। उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा %D। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि हमने जो डेटा टाइप अभी यूज़ की है वो %D है। कितने बाइट मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है इंटीजर, 2 बाइट्स है ना। जैसे तो उस जगह पे एक लोकेशन बन जाएगा मेमोरी में कि वहाँ पे 2 बाइट ऑक्यूपाई कर दिए कि कोई भी वैल्यू को हम वहाँ पे स्टोर कर सकते। तो हम कोई ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद हमको कोई वैल्यू नहीं लेनी है, तो वैसे इंटीजर नंबर के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। फिर तीसरा रहता है फ्लोट जो रहेगा वो रहेगा %F। जब मुझे पॉइंट के साथ कोई वैल्यू यूज़ करनी है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, अभी कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट्स। फ्लोट है वो करेगा 4 बाइट्स। और कोई भी जैसे 8.9, 2.8 या 2.7 ऐसी कोई भी वैल्यू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अभी रहता है डबल। वैसे डबल और फ्लोट का काम सेम ही है, बट डबल जो है वो मेमोरी में कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है, 8 बाइट ऑक्यूपाइज करता है। दैट इज द डिफरेंस। अभी उसके बाद ये हमारी बेसिक डेटा टाइप्स हुई, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हुई, जिसका पहले हमको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम कैसे यूज़ करेंगे। अभी हम वापस हमारे टर्बो पे जाते हैं। टर्बो में जाने के बाद अभी हमने फिर से स्क्रीन को बड़ा कर लिया, अल्टर एंटर। स्क्रीन को बड़ा करने का की रहेगा अल्टर एंटर। तो अभी जैसे हमने समझा कि नोटपैड जो है, अभी ये टर्बो को अगर मिनिमाइज करना है तो हम विंडोज़ की प्रेस करेंगे तो मिनिमाइज हो गया। और नोटपैड में जैसे मैंने आपको बता दिया कि यही है। तो अभी सबसे पहले हम आज यूज़ करने जा रहे हैं 2 इंटीजर नंबर का हम यूज़र से इनपुट लेंगे। मतलब अगर हम असाइन कर देते हैं तो वो फिक्स वैल्यू हो जाएगी और उसी फिक्स वैल्यू पे एडिशन होगा। बट अभी हमको क्या करना है, हमको यूज़र से इनपुट लेना है। मतलब यूज़र कोई भी 2 नंबर एंटर करेगा और उसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब एडिशन कर सकते हैं। तो ये हम अभी याद रख लेते हैं, इंटीजर %D 2 बाइट और मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा। और इस तरीके जिसमें पॉइंट नहीं है, मतलब विदाउट डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। होप कि आपका इतना क्लियर हो गया। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी वापस हम टर्बो में जाएंगे, अल्टर एंटर फुल स्क्रीन के लिए। अभी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना मतलब जो वेरिएबल अभी हम यूज़ करने वाले हैं उसको हमको यहाँ बताना पड़ता है, मतलब लोकेशन में जगह बनानी पड़ती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिए नंबर 1, नंबर 2 और आंसर, ये 3 वेरिएबल हमने ले लिए। डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, जैसे अभी हमने देखा कि इंटीजर है वो मेमोरी में कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो इसके लिए हमको इसको यहाँ पे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये लाइन लिखने से क्या होगा कि सबके लिए 2-2 बाइट अभी बन गए हैं, मतलब हमारे पास एक लोकेशन है कि जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करेंगे।
अभी सी में मुझे कोई मैसेज प्रिंट करना है तो हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे, प्रिंट एफ, और ये है /n न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब एक लाइन छोड़ के वो प्रिंट करेगा। मैंने यहाँ पे दे दिया एंटर नंबर 1, ये मैसेज मुझे प्रिंट करके देगा। अभी नंबर 1 जो यूजर डालेगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो उसका लोकेशन भी तो हमको बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, scanf। और जैसे अभी हमने देखा कि इंटीजर के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, %d, कोमा। अभी ये जो एंड है एम्परसेंड बोला जाता है, इसका पर्पस क्या है कि वो लोकेशन के एड्रेस पर %d मतलब हमने इंटीजर यूज किया है उसके लिए, और एम्परसेंड का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है कि हम जो नंबर अभी यूजर एंटर करेगा, हम नंबर जो एंटर करेंगे वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, नंबर 1 के एड्रेस पर। तो scanf में दो चीज होती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर और जो लोकेशन पे हमको नंबर स्टोर करना है वो। अभी हमने यहाँ पे दूसरा सेम ले लिया, printf एंटर नंबर 2, सेम चीज हम दूसरे वेरिएबल के लिए करेंगे, scanf %d और एंड नंबर 2। तो दूसरा जो नंबर है वो नंबर 2 के एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा। अभी हमको दो नंबर का एडिशन करना है तो हम कौन सा यूज करेंगे, +। तो यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है कि दो नंबर का एडिशन हम कैसे करेंगे, तो आंसर इक्वल नंबर 1 प्लस नंबर 2 ऐसे। तो जो दो नंबर का इनपुट लिया होगा वो दो नंबर का एडिशन कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर। तो अभी हम ने दो नंबर जो डाले होंगे उसका आंसर में हमको, मतलब आंसर का जो लोकेशन है वहाँ पे हमको उसका एडिशन मिल जाएगा, जैसे हम ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं। आंसर के लिए 2 बाइट हम ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हैं, अभी वो प्रिंट कराना है। तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, /a printf /n, यहाँ पे मैंने मैसेज देना है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स आर %d और कोमा करके सम। तो ये जो सम की वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, ये %d के अंदर, क्योंकि सम भी मेरा इंटीजर है तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए %d देना पड़ेगा। और अभी इसको हम कंपाइल और रन करेंगे। हम कहाँ पे जाएंगे, कंपाइल में जाएंगे। हमने ये प्रोग्राम को कंपाइल किया, हमको यहाँ पे कोई एक एरर शो कर रहा है। क्या एरर शो कर रहा है, अनडिफाइंड सिंबल सम। तो हमने क्या लिया हुआ है, आंसर लिया हुआ है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर भी आंसर किया है, और मतलब हमारा जो वेरिएबल है जिसके लिए हमने आंसर स्टोर किए हैं वो भी हमने आंसर नाम के वेरिएबल के लिए किया है। अभी सेम हम इसको कंपाइल करेंगे, रन मेनू में जाके उसको हम रन करते हैं। तो देखो जैसे हम रन करते हैं तो हमको यहाँ पूछेगा कि 2 नंबर एंटर कीजिए। एक नंबर हमने 5 किया, दूसरा हमने 9 किया। ये तो हमारा कैलकुलेटर बन गया, मतलब कर लेंगे। बट स्टूडेंट जब ज़्यादातर पहली बार प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो उन लोगों को एरर्स आती है। मतलब एरर तो वो क्यों आती है कि अगर उनको ये पूरा नॉलेज नहीं है कि कौन सी एडर फाइल किसके लिए होती है, तो पहले वो चीज़ें समझ लेते हैं। जब मैंने डिक्लेयर किया तब शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि stdio.h है, तो उसमें हमारे 2 फंक्शन अवेलेबल है, printf और scanf। तो अगर मैं इसको कमेंट में डाल देती हूँ या तो सिर्फ मैं इसको हटा देती हूँ, ये मैंने अभी फिलहाल कमेंट में डाल दिया। मतलब इसका मतलब कि अभी हमने सिर्फ इसको एज ए इंफॉर्मेशन रखा है, इसका यूज़ नहीं लिया है हमने। तो देखो अभी इसको कमेंट में डालने के बाद जब इसको मैं कंपाइल करती हूँ, इसको मैं रन करती हूँ, तो मुझे 2 एरर शो करेगा कंपाइल करने के टाइम। क्या, फंक्शन printf शुड हैव अ प्रोटोटाइप, मतलब कि फंक्शन printf के पास कुछ प्रोटोटाइप होना चाहिए, मतलब कौन सी हेडर फाइल के अंदर वो अवेलेबल है। सेम चीज़ scanf के लिए। तो अगर हमने stdio.h ऐड नहीं किया है या तो हमने प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं किया है, तब हमको ये एरर आएगी। अभी हम फिर से इसको कमेंट से हटा देते हैं, मतलब अभी ये हमारे प्रोग्राम में फिर से अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, फिर से हमने इसको कंपाइल किया, फिर से हमने इसको रन किया, तो हमको 2 नंबर का एडिशन इस तरीके से मिल जाएगा। अभी बात होगी हमारे दूसरे हेडर फाइल की, conio.h है ना। मैंने बताया कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, तो मतलब स्क्रीन रिलेटेड फंक्शन। तो पहला CLR/SCR, तो अगर इसको मैं यहाँ कमेंट में डाल देती हूँ या तो मैं हटा देती हूँ, सेम चीज़ रहेगा। अभी तो कौन से 2 एरर की, मतलब कौन से 2 फंक्शन की एरर मिल जाएगी हमको। फिर से हम इसको कंपाइल किए तो हमको 2 एरर आ गई। आप देख पा रहे हो क्या 2 एरर हमको देख रही है।
एक है CLRSCR शुड हैव प्रोटोटाइप और दूसरी है GetCH शुड हैव प्रोटोटाइप। मतलब हमने ऐसी कोई हेडर फाइल ही यूज नहीं की है जिसमें ये दो फंक्शन अवेलेबल है। तो सेम चीज अगर कोनियो सही से नहीं किया है या तो हमने इंक्लूड नहीं किया है तो हमको ये एरर फेस करना पड़ सकता है। फिर कई बार क्या होता है कि हम CLRSCR नहीं डाले। अभी हम प्रोग्राम को जब भी कंपाइल करते हैं, जब भी रन करते हैं, तो हमको ये जब स्क्रीन मिलता है तो ये स्क्रीन पे हमको आंसर मिल जाता है। मतलब पुराना आउटपुट अगेन एंड अगेन नहीं आता है क्योंकि हर बार नया स्क्रीन क्लियर होके आता है। तो अभी हम इसको भी कमेंट में डाल देते हैं या तो हम इसको हटा देते हैं। तो देखो जैसे हमने इसको हटा दिया, फिर से हम कंपाइल करेंगे। आप देख पा रहे हो कि पुराना आउटपुट मतलब पुराने जो हमने रन किया है वो आउटपुट की स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही है। तो हर बार मतलब हमको पुराना आउटपुट नहीं चाहिए, सिर्फ जो हम लास्ट में कंपाइल कर रहे हैं उसी चीज़ का आउटपुट चाहिए। तो हमको कंपलसरी ये ऐड करना पड़ेगा। तो देखो फिर से हमने इसको ऐड कर दिया। अभी आप देख पा रहे हो कि 2 नंबर का एडिशन हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी उसके बाद कई बार होता है कि एरर का नाम होता है, एक तो शुड हैव प्रोटोटाइप हमने देखा, फिर होता है सेमीकोलन। अगर हमने कहीं पे सेमीकोलन हटा दिया है तो हमको क्या एरर मिलता है कि डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर या तो स्टेटमेंट मिसिंग। इसको हम वापस ले लेते हैं, फिर कंपाइल रन करते हैं तो हमको मिलेगा। अभी सेमीकोलन क्यों लगाना है? जो स्टेटमेंट है, देखो सी के एग्जाम्पल में जिनका भी ये बॉडी ऐसा बोला जाता है कि जिस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन बॉडी स्टार्ट हो रहा हो उसके पीछे हम कभी सेमीकोलन नहीं करते। जैसे हम मेन के पीछे कभी सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। अगर हम मेन के पीछे सेमीकोलन लगाएंगे तो हमको डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्ट का एरर मिलेगा। पर क्योंकि उसका बॉडी स्टार्ट हो रहा है, बाकी सब जगह पे हमको सेमीकोलन लगाना पड़ता है। कि जैसे कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, प्रिंटफ है, स्कैनफ है, सब जगह पे हमको मतलब ये लगाना पड़ता है। तो अभी हमने सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर कर ली। stdio.h हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे प्रिंटफ, स्कैनफ वगैरह फंक्शन उसमें अवेलेबल है। conio.h हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे CLRSCR, GetCH वो सब अवेलेबल है। फिर क्लियर स्क्रीन के लिए हम CLRSCR का यूज़ करते हैं। एडिशन, अभी रही बात हमारी GetCH की, एडिशन तो हमको मिल गया। देखो अभी क्या होता है कि ये GetCH हम क्यों लगाते हैं? तो मैंने जैसे ही कंपाइल मेनू में जाके कंपाइल किया, मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन मेनू में जाके मैंने रन किया तो मुझे तुरंत यूज़र स्क्रीन मिल गई। क्यों? क्योंकि मैंने GetCH लगाया हुआ है ना फ्रेंड्स। अभी देखो मैं इसको हटा देती हूँ, मैंने डबल स्लैश कर दिया यहाँ पे, मतलब मैंने इसको कमेंट में डाल दिया। तो अभी मैं जब इसको कंपाइल करती हूँ, कंपाइल तो हो जाएगा, रन भी हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से हम आउटपुट देख सकते हैं। अभी हम इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं और हमको ये आउटपुट नहीं मिला। देखो 2 नंबर का इनपुट ही लेने दिया है, एडिशन वाला हमको आउटपुट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने GetCH हटा दिया है। फिर से एक बार बताते हैं आपको, कंपाइल किया, रन किया, 2 नंबर डाले, बट एडिशन वाली लाइन तो हमारी प्रिंटफ एडिशन वाली, ये वाली एडिशन ऑफ 2 नंबर्स वाली लाइन ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यूजर स्क्रीन वो डायरेक्टली नहीं ले रहा है। तो अगर हम GetCH नहीं डालते हैं तो हमको यूजर स्क्रीन लेने के लिए कौन से मेनू में जाना पड़ेगा? विंडो मेनू में जाके हमको यहाँ पे अल्टर F5, या तो हमको अल्टर F5 प्रेस करना है या तो हमको यूजर स्क्रीन लेना पड़ेगा, तब जाके हमको कैलकुलेशन मिलेगा। ऐसा ना हो इसलिए हम यहाँ पे GetCH लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर हुआ। अभी आपको मिलते हैं ऐसे ही कुछ अच्छे से ट्यूटोरियल को लेके, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। धन्यवाद।